नमस्ते मेरे मोटर प्रेमियों। F1 के लिए जज्बा के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। नमस्ते एंजो। फॉर्मूला 1 की उच्च गति दुनिया में नवीनतम समाचार क्या है? मेक्सिको सिटी ग्रां प्री के क्वालिफाइंग में चौंकाने वाली खबर, विलियम फेरारी ने फ्रंट रो पकड़ ली है। अरे वाह फेरारी, आप मजाक कर रहे हैं एंजो। मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, विलियम। यह काफी अप्रत्याशित परिणाम है। फेरारी के सबसे बड़े प्रशंसक भी हैरान हैं। वाह, यह तो अचानक की बात हो गई। इसका अर्थ रेस दिन के लिए क्या होगा? यह तो वह सवाल है जिसका जवाब लाखों रुपए का है, विलियम। क्या फेरारी इस अप्रत्याशित प्रदर्शन को बनाए रख सकेगी और विजय प्राप्त कर सकेगी? और हमारे वर्तमान चैंपियन मैक्स वर्स्टापेन के बारे में क्या है? मैक्स तीसरे स्थान पर शुरू करेंगे, जिससे फेरारी के लिए दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन हम सभी जानते हैं कि जब बात टायर वियर की आती है, उस समय उनकी रेड बुल कार एक दैवीय शक्ति है। क्या हम एक और वर्स्टापेन की विजय की ओर देख रहे हैं? कहना कठिन है, विलियम। लेकिन एक बात तो निश्चित है, पदक के लिए होने वाली आगामी टकराव देखने लायक होगी। हर कोई नमस्ते। मैं आपका मेजबान एंजो वॉट्स हूं और आप F1 के लिए जज्बा पर संगठित हैं। नमस्ते, मैं विलियम हूं, आपकी सेवा में। हम रोजाना यहाँ हैं और फॉर्मूला 1 से जुड़ी सभी चीजों की अंदर की जानकारी प्रदान करते हैं। सुनिश्चित करें कि आप सदस्यता लें और उस अधिसूचना घंटी को दबाएं ताकि आप कभी भी कुछ न छूटें। पूरी गति के लिए तैयार हो जाइए। ऐसा लगता है कि क्वालिफाइंग राउंड में फेरारी की अचानक प्रदर्शन ने निश्चित रूप से फॉर्मूला 1 दुनिया को उत्तेजित कर दिया है। कौन सोचता था कि फ्रंट रो पर पहले पंक्ति लाल रंग में रंगी जाएगी? बिल्कुल सही। हर दिन हम फेरारी को फ्रंट रो पर देखने का मौका नहीं पाते हैं, खासकर जब रेड बुल रेसिंग की वर्तमान में प्रमुखता है। अब सवाल यह है कि क्या फेरारी इस कोर्स पर बने रह सकती है और इस प्रदर्शन को पूरे दौरे में बनाए रख सकती है? वास्तव में इस F23 में 71 चक्रों के पूरे दौरे में तेज गति बनाए रखना एक चुनौती हो सकती है। हमने देखा है कि इस कार को रेड बुल RB19 के मुकाबले टायर वियर की समस्या होती है। यह सत्य है, लेकिन उनके ड्राइवर चार्ल्स लेक्लेर्क और कार्लोस साइंज P1 और P2 से शुरू हो रहे हैं। उन्हें शायद पोडियम के शीर्ष पद की ओर एक कोशिश करने का मन हो सकता है। यह सब इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या फेरारी की क्रू अपना काम संगठित रख सकती है और किसी भी पिट स्टॉप गलती से बच सकती है। उनके पिछले प्रदर्शनों को देखते हुए हमेशा वह चिंता का कारण रहता है। ऐसा लगता है कि यह वास्तव में फेरारी की रेस हारने की है। लेकिन फिर भी फॉर्मूला 1 सरप्राइज से भरपूर आश्चर्यजनक घटनाएं होती हैं। बेशक, और हम मैक्स वर्स्टापेन को भी न भूलें, जो तीसरे स्थान से शुरू हो रहे हैं। एक नाराज वर्स्टापेन ट्रैक पर एक दुष्ट प्रतिद्वंद्वी हो सकते हैं। बेशक, वह पहले ही अपनी प्रमुखता को साबित करना चाहेगा और बाकी सभी को पोडियम के निचले पदों के लिए लड़ने के लिए छोड़ देगा। चलो देखते हैं कि क्या फेरारी रेड बुल के शासन की एक दिवसीयता को तोड़ सकती है या फिर वर्स्टापेन एक बार फिर सभी को धूल में छोड़ देगा। हम ग्रिड की तरफ देखते हैं तो यह ध्यान देने योग्य है कि वर्स्टापेन के पूर्व सहयात्री डेनियल रिकियार्डो की प्रदर्शन को, जो अब अल्फाटोरी के साथ हैं, नोट करना चाहिए। सर्जियो पेरेज को आउट क्वालिफाई करना कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल सही। रिकियार्डो का प्रदर्शन दौड़ में और रोचकता का एक और पहलू जोड़ता है। यह कोई राज नहीं है कि उनकी नजरें रेड बुल में पेरेज की सीट पर हैं। और पेरेज की बात करते हैं, उनका यहाँ घरेलू फायदा है।
मैक्सिकन क्राउड का समर्थन मानसिक मजबूती को काफी बढ़ावा दे सकता है। वास्तव में, लेकिन उन्हें एक अच्छा परिणाम प्राप्त करने के लिए विशाल दबाव होगा, न केवल घरेलू प्रशंसकों को संतुष्ट करने के लिए, बल्कि रेड बुल में अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भी। और हमें लुइस हैमिल्टन के बारे में भी न भूलें। पहले स्थान के लिए लड़ाई पर ध्यान केंद्रित होने के बावजूद वह अपनी ही लड़ाई में उलझे हुए हैं। सच्चाई। हैमिल्टन और पेरेस फॉर्मूला 1 स्टैंडिंग्स में P2 के लिए एक टकराव में फंसे हुए हैं। यह शायद मुख्य मुद्दा न हो, लेकिन यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण लड़ाई है। अब ग्रिड के नीचे हो रही घटनाओं को देखते हुए कोई यह नहीं रोक सकता कि मैक्लारेन के साथ क्या हो रहा है। उनकी प्रदर्शन में कमी दिखाई दे रही है। हाँ, और देखने में दिलचस्प होगा कि उनके ड्राइवर्स ओस्कर और लैंडो P7 और P18 से कैसे उभरते हैं। निश्चित रूप से यहाँ कई गतिविधियां हैं। विलियम्स और अल्फा रोमियो टीम के प्रदर्शन से लेकर एस्टन मार्टिन और आल्पाइन की दिखाई न देने वाली अस्तित्व के बारे में। हास के बारे में भी न भूलें। सभी अपग्रेड की बातों के बावजूद वे निश्चित रूप से नीचे गिर गए हैं। वैसे, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, फॉर्मूला 1 में कुछ भी हो सकता है। चलिए देखते हैं कि कौन ऊपर आता है और कौन दुर्भाग्य से सबसे पहले इसे छोड़ देता है। मेक्सिको सिटी ग्रां प्री के आंकड़ों में खुद को डुबोया जाता है। इसे ध्यान में रखना योग्य है कि सर्जियो पेरेस स्टार्टिंग ग्रिड पर एकमात्र मेक्सिकन ड्राइवर हैं और वे घरेलू चैंपियनशिप रेस जीतने वाले पहले ड्राइवर होंगे। क्या आपको अन्य ड्राइवरों के उदाहरण देने के लिए कुछ उदाहरण चाहिए जिन्होंने अपनी मातृभूमि पर जीत हासिल की है? बेशक, लुइस हैमिल्टन एक ऐसा उदाहरण है। उन्होंने कई बार ब्रिटिश ग्रां प्री जीती है, जिसमें से पहली जीत 2008 में हुई थी। वहीं मैक्स वर्स्टापेन ने मेक्सिको में काफी प्रभावशाली रहे हैं। उन्होंने 2017, 2018, 2021 और 2022 में जीत हासिल की है। मेक्सिको में पोल से शुरू करने वाले ड्राइवर्स की कैसी रही है? रोचक बात यह है कि रेस 2015, 2016 और 2022 में पोल पोजीशन से जीती गई। हालांकि हैमिल्टन ने 2019 में बाधाओं को ताक पर रखते हुए अद्भुत काम किया। ग्रिड के तीसरे स्थान से शुरू होने के बावजूद उन्होंने विजयी होकर उभरे। मैं समझता हूँ। इसलिए हमेशा से पहली पंक्ति से शुरू करना जीत की गारंटी नहीं होती है। ठीक है। अब चलिए इस सर्किट की ऊंचाई के बारे में बात करें। यह कैलेंडर में मौजूद सभी सर्किटों में सबसे ऊंचा है। समुद्र स्तर से 2225 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह सर्किट और ड्राइवर्स पर कैसा प्रभाव डाल सकती है? इसका असर क्या हो सकता है? उच्च ऊंचाई गाड़ियों की एरोडायनामिक्स पर प्रभाव डाल सकती है और यह पतली हवा के कारण ड्राइवर्स की शारीरिक स्थिति पर भी असर डाल सकती है। लेकिन ये फॉर्मूला 1 ड्राइवर्स ऐसी स्थितियों का सामना करने के लिए प्रशिक्षित होते हैं। एक रेस में खेलने वाले सभी प्राकृतिक तत्वों को ध्यान में रखना बहुत रोचक होता है। आप कभी नहीं जानते कि कौन सा तत्व बैलेंस को टिप कर सकता है। हमारे सांख्यिकीय गहन अध्ययन पर वापस आते हैं। चलिए पोडियम पर प्रदर्शन की ओर देखें। इस मौसम में 6 टीमें और 11 ड्राइवर्स ने पोडियम तक पहुंचा है। रेड बुल, अल्पाइन, एस्टन मार्टिन, मैक्लारेन, मर्सिडीज और फेरारी। क्या आपको सबसे अधिक पोडियम प्रदर्शन वाले ड्राइवर्स के बारे में एक अंदाजा देने की संभावना है? बेशक, वेरस्टापेन ने पोडियम पर बार बार अपना चेहरा दिखाया है। उन्होंने ब्राजील के बाद से केवल एक बार छूट दी है। वास्तव में 2021 में उन्होंने 18 पोडियम के लिए सबसे अधिक रिकॉर्ड स्थापित किया है और इस साल उनके पास पहले से ही 17 हैं। यह एक प्रभावशाली रिकॉर्ड है। फास्टेस्ट लैप्स के बारे में क्या कहेंगे? इस सीजन में 8 अलग अलग ड्राइवर्स ने फास्टेस्ट लैप दर्ज किया है, जिनमें वेरस्टापेन, पेरेस, हैमिल्टन, अलोंसो, ज़ोउ, रसेल, पिएस्ट्री और त्सुनोडा शामिल हैं।
सुनोडा का ऑस्टिन में फास्टेस्ट लैप केवल फॉर्मूला 1 में जापानी ड्राइवर द्वारा तीसरा था। हाँ, मील के मामले भी हैं, क्या नहीं? बिल्कुल। वेरस्टापेन ने पिछले हफ्ते अपनी 50वीं करियर जीत दर्ज की और अगर वह मेक्सिको में जीतते हैं तो वे ऑल टाइम सूची में अलेन प्रोस्ट के साथ बराबर चौथे स्थान पर शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा वह सीजन में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड बना सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से ही अपने 2022 के 50 जीतों के बराबर कर लिए हैं। लैंडो नॉरिस के बारे में क्या है? अच्छा बात है। नॉरिस सिर्फ एक पोडियम दूरी पर हैं, जो सेट करेगा पूर्व सीनियर जर्मन निक हेडफेल्ड के बिना जीत के 13 शीर्ष 3 समापनों के रिकॉर्ड के समान होगा। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण रिकॉर्ड है, लेकिन नॉरिस ने अपनी अत्यधिक क्षमता और सततता का प्रदर्शन किया है। हर रेस में इतिहास बन रहा है, यह स्पष्ट है। हमें बस इंतजार करना होगा और देखना होगा कि मेक्सिको सिटी में ये कथाएं कैसे खुलती हैं। विलियम, मुझे सुनाई दे रहा है कि इंटरनेट पर काफी बहस चल रही है। क्या आपको संक्षेप में बताने की इच्छा है? मैंने एक दिलचस्प थ्रेड ढूंढा है जिसे एक उपयोगकर्ता ने F1 बॉट नामक से शुरू किया है, जिसमें बताया गया है कि 2023 के मेक्सिको सिटी ग्रां प्री के बारे में। पोस्ट में सत्र समय, रेस सूचना, पिछली बार के परिणाम और रेस देखने के लिए स्थान का विस्तृत विवरण दिया गया है। ऐसा लगता है कि यह सभी रेस संबंधित जानकारी के लिए एक स्थान है, लेकिन फैंस इसके बारे में क्या कह रहे हैं? लगता है कि बहुत सारी बातचीत हो रही है। चलिए देखते हैं। एक उपयोगकर्ता ने मैथ ओके नाम से कहा, लुइस चेको को हरा सकते हैं, उद्धरण, जिस पर 4 लेफ्ट नामक उपयोगकर्ता ने एक बहुत सीधी बात कही, चेको को निकाल दो, उद्धरण, जिस पर जय बी नामक उपयोगकर्ता ने उससे सहमति जताई। एक उपयोगकर्ता नामक मिस लोनसम ने एक दिलचस्प अवलोकन किया है, जिसमें उन्होंने ध्यान दिया कि लैंडो के पीछे सुरक्षा की वृद्धि हुई है। हालांकि एक उपयोगकर्ता नामक नो ने त्वरित रूप से इस बात का इनकार किया कि सभी ड्राइवर्स को सभी रेस में सुरक्षा होती है और केवल मेक्सिको ने हर ड्राइवर की सुरक्षा की मात्रा बढ़ा दी है। फैंस के बीच बहुत सारी जोश और उत्साह दिख रहा है। क्या और कोई दिलचस्प टिप्पणी है? कुछ और टिप्पणियां हैं। किलरॉय TNT ने पूरे टेक्प्रो बैरियर सर्किट के बारे में एक टिप्पणी की, जहां उन्होंने यह कहा कि उन्हें याद नहीं आ रहा कि क्या पहले कभी ऐसा कोई और सर्किट था। इसी बीच सटीन 12 ने शैंपेन बोतल कैम में मनोरंजन देखा और एक उपयोगकर्ता नामक योर फाइन पेटिंग डक ने प्रस्तावित किया कि शीर्ष 5 F2 ड्राइवर और निचले 5 F1 टीमों के सबसे कम अंक वाले ड्राइवर के बीच एक 3 से 4 रेस ऑफ सीजन स्पेक सीरीज होनी चाहिए। यह काफी विचित्र रायों का एक रोलर कोस्टर है। यह दिखाता है कि फॉर्मूला 1 कितने गहराई से अपने फैंस के साथ संवादित होता है। चर्चा सब उत्साह का ही हिस्सा है, क्या नहीं? बिल्कुल, और हमेशा दिलचस्प होता है देखना कि फैंस वास्तविक समय में विकासों के प्रति कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। यही है आज के F1 के लिए जज्बा के एपिसोड का समाप्त हो गया है। हमने कुछ दिलचस्प आंकड़े शामिल किए हैं और टीम योजना और ड्राइवर के प्रदर्शन के गहरे तथ्यों में खुद को डूबा दिया है। आशा है कि आप इसे हमारे तरह रोचक पाएंगे। याद रखें, सदस्यता लें और सूचनाएं सक्रिय करें ताकि आप हमारे किसी भी एपिसोड को न छूने पाएं। हमें आपसे सुनने का बहुत आनंद होता है, इसलिए हमें एक टिप्पणी छोड़े और हमारे पॉडकास्ट को अपने फॉर्मूला 1 प्रेमी दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। हर छोटी मोटी मदद हमारी F1 समुदाय को बढ़ाने में मदद करती है। और यह न भूलें कि हम हर दिन एक नया एपिसोड प्रसारित करते हैं, इसलिए हमेशा आपके लिए कुछ ताजगी होती है। आज के एपिसोड के जैसे और भी बहुत कुछ है, इसलिए नजर रखें। हम आपके समर्थन के आभारी हैं और आपके साथ अगले एपिसोड में और अधिक ज्ञान, चर्चाएं और कुछ अच्छी पुरानी F1 बैंटर साझा करने की उम्मीद करते हैं।
याद रखें, एंजो और विलियम मेटल पेडल को दबाए रखें। सड़क पर अपनी नजर बनाए रखें। हमारे चैनल का सामग्री सोने की तुलना में है।